कोई भी कंपनी की जो बुनियाद है वो फाइनेंसेस है। फाइनेंसेस नहीं होंगे टीम कैसे चलेगी, टीम नहीं चलेगी तो ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ नहीं चलेगी तो अच्छा टैलेंट नहीं आएगा, टैलेंट नहीं आएगा तो सिस्टम बनाने का फायदा ही नहीं जब टैलेंट ही नहीं है। कम्युनिकेशन, सेल्स और एआई, अगर आप इन तीनों को मैच करके यूज़ कर सकते हो तो आप आगे कामयाब हो, वरना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट दे दिया जाए तो हाउ ज़ैन विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन जो पीछे जो फायरवॉल की वजह से काफ़ी फ्रीलांसर्स की जॉब वो तो इश्यूज चलते रहते हैं, वो ऐसे इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जांपल इंटरनेट के मसले है, कहीं टैक्सेशन में लिवरेज है तो फिर सर्विसेज में भी उस तरह लिवरेज है कि वो सर्विसेज नहीं मिल पाती है। हम क्लाइंट्स के साथ जब ज़रूरत है तो कनेक्ट नहीं कर पाते। ये दुनिया में सारी शार्क्स पाकिस्तान में अटैक करती हैं, पाकिस्तान की फायरवॉल पे या पाकिस्तान की ऑप्टिक फाइबर पे, इसकी वजह से हमारे इंटरनेट के मसले चलते रहते हैं। Zain Farid Awan is the co-founder and CEO of Linksify, a design and digital solutions agency helping businesses worldwide elevate their brands through high-impact pitch decks, graphics and websites, UI/UX, VFX, and creative content. With a background in software engineering and entrepreneurship, Zain has built Linksify into a trusted agency serving clients across multiple industries and countries. Under his leadership, the company has delivered thousands of projects, helping startups, entrepreneurs, and established businesses communicate their ideas more effectively and achieve measurable results. Today, Zain joins us to share his entrepreneurial journey, insights on building and scaling a creative agency, the lessons learned along the way, and his perspective on the future of design, freelancing, and digital business. सर्विस इंडस्ट्री की बात की जाए तो एआई ने इसको कितना अफेक्ट किया है अभी? आई थिंक 40 to 50% अफेक्ट कर दिया है, और मोर देन दैट कुछ नीचेज में तो कह लगे हम 70-80%। हम फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, हम क्लाइंट्स का टाइम बचा रहे हैं, बस उसके लिए हमें क्लाइंट पे कर रहा होगा। सर्विस इंडस्ट्री इज डाइंग, दैट्स व्हाई। मुझे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? पैसा, नेटवर्किंग या स्किल। अगर ग्रोथ किसी ने करनी है ना तो दूसरों की गलतियों से सीखे, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। अगर आप अपनी गलती करके सीखते चले जाओगे तो आपकी गलतियां बढ़ जाएंगी, और वो जो पीरियड था ग्रोथ का 10 साल वाला वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वो गलती को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। अगर बात की जाए कंपनी के कोलैप्स की, आपको क्या लगता है कि मनी मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से कंपनी में कोलैप आता है या टीम मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से? दोनों वजह से आता है। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ अस सर्विसेज इंडस्ट्रीज? अगर हम सॉफ्टवेयर एजेंसीज की बात करें, बाहर से देखने को लगता है कि सीईओ की लाइफ तो बड़ी मस्त है लंबी गाड़ी में आ रहा है और बैठा है, अपना ऑफिस है, सारा कुछ है और टीम है बंदों की, कुछ उसको काम नहीं करना पड़ रहा। लेकिन बिहाइंड द स्टोरी क्या होती है? लोगों को लगता है कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन इसके पीछे जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन बी ईयर्स और कैन बी फ्रॉम स्टार्ट डे वन, जब उनके पास कुछ भी नहीं होता वहाँ से शुरू करना और उस ट्रेन को लेके चलना, उसके साथ बोगियाँ जोड़ना, ये मुश्किल होता है। और आप ऑब्वियसली इफ़ समवन इज सीईओ इज़ अकाउंटेबल फॉर क्लाइंट्स, फॉर द टीम। जितनी बड़ी टीम उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ती चली गई, जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे ऑब्वियसली आपने उतनी उस तरह ग्रो करते चले जाना है। अब फॉर एग्जांपल ग्रोथ कहीं स्टक हो जाती है तो उसके बाद सीईओ के पास क्या है आगे, उसने खुद फिगर आउट करना है कि कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो दैट्स द मेन थिंग। आई थिंक उससे जो आप सीखते हो दैट्स समथिंग डिफरेंट। तो अगर क्लाइंट सेक्शन की बात की जाए तो कितना प्रेशर सीईओ पे होता है? टीम पे तो जो काम का प्रेशर है वो तो है, लेकिन एज ए सीईओ आप जिस तरह क्लाइंट से भी डील कर रहे हैं और टीम से भी डील कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर आप पे क्लाइंट सेक्शन से होता है? आई थिंक टीम साइड और क्लाइंट साइड दोनों जगह से ही इक्वल प्रेशर होता है, और स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप अकेले ही सारा कुछ ऑन करते हैं चले तब तो आपकी चीज़ स्टेक पे है। अगर आपके साथ लोग भी इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टर्स भी कोई हैं और आपके साथ स्टेक होल्डर्स भी हैं कोई कंपनी में, तो आपके साथ साथ जो भी प्रेशर है स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ गया, एक क्लाइंट की तरफ से आ गया, और आपने वो प्रेशर टीम पे जाने नहीं देना। एक क्लाइंट खराब हो रहा है, टीम पे इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए उसका। तो कंप्लीटली प्रेशर, आई थिंक जितनी बड़ी कुर्सी पे आप उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, उतना ज़्यादा आपका काम है, उतने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ आवर्स इन्वॉल्व हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम सही नहीं बने हुए, अगर सिस्टम्स बने हुए तो प्रेशर वो डिवाइड होता चला जाता है। तो अगर एक मतलब 50 बंदों की कंपनी है, एक मिसाल है, तो उसको कैसे अपने सिस्टम को बिल्ड करना चाहिए कि वो एक बंदे पे किसी पे भी प्रेशर ना आ रहा हो? अकेले तो सिस्टम कभी भी नहीं बिल्ड होते। शुरू में तो सब कुछ आपको पता है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा,
कि शुरू में आप ही HR हो, आप ही सेल्स वाले हो, और ये बात पुरानी भी हो गई और तरीका भी यही है। शुरू में सब कुछ खुद करना पड़ता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को ऑटोमेट करना पड़ता है। उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको रिफाइन करना है, उस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना है। लेकिन जो सबसे ऊपर अकाउंटेबिलिटी है वो सबसे ऊपर वाले लेवल पे ही है। बिल्कुल। जो इंजन है वो आगे से ही चल रहा है और इंजन से ही पीछे सारी गाड़ी चलती है। अगर इंजन ही ठीक नहीं होगा तो पीछे वाली सारी बोगियां फॉल्टी हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी सबसे ऊपर वाली पोजीशन की होती है। उसके बाद जितनी नीचे पोजीशन आती चली जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। इस हायरार्की को अगर हम लेके चलें, जब डिपार्टमेंट बनते हैं तो सबसे ऊपर जो डिपार्टमेंट में होता है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उसका प्रेशर ऊपर मैनेजर्स पे आता है और फिर बाकी C लेवल्स पे आता है। तो जो क्लाइंट साइड है उसका तकरीबन प्रेशर सारा ऊपर वाली C लेवल्स पे ही है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी की जो बुनियाद है वो फाइनेंसेस है। फाइनेंसेस नहीं होंगे टीम कैसे चलेगी, टीम नहीं चलेगी तो ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ नहीं चलेगी तो अच्छा टैलेंट नहीं आएगा, टैलेंट नहीं आएगा तो सिस्टम्स बनाने का फ़ायदा ही नहीं है जब टैलेंट ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह जैन भाई आपने बात की इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं या आपके मतलब फाउंडर्स, को फाउंडर्स, हर बंदा इन्वॉल्व होता है। मैं रिसेंटली एक कंपनी ओनर से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैंने 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए एज ए मतलब को फाउंडर के साथ, लेकिन वो नहीं चल सके और अब उनकी 500 बंदों की कंपनी है माशाल्लाह। तो आपको लगता है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे कि आप आपके साथ जिस तरह को फाउंडर हैं तो किस तरह आप काम को स्मूथ कर सकते हैं? आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि किसी के साथ काफ़ी दफ़ा चलती है। जैसे लाइफ को अगर हम इस मिसाल को लाइफ से जोड़ें तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेशंस चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेशंस नहीं चलते। तो को फाउंडर वाला जो रिलेशन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रोथ किसी भी कंपनी में। बहुत सारे ऐसे भी आपने स्टार्टअप्स देखे होंगे जिसमें 2 लोग मिले तो एक काम हुआ, वरना अकेले नहीं हो सका। बिल्कुल। तो हमारे सिनेरियो में भी ये कि हम दोनों ने मिलके, मेरे साथ मिस्टर दानियाल है, तो हम दोनों ने मिलके एक चीज़ पे जब स्ट्रगल की और एक जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया किसी प्रॉब्लम का, तो वो बेहतर था। हो सकता है मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकता, हो सकता है वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते। जब हमने मिलके सोचा तो वो एक बेहतर रिजल्ट आया। तो मेरा इसमें नज़रिया है वो ये कि जितने ज़्यादा दिमाग इन्वॉल्व हो उतना फ़ायदा है। लेकिन अगेन इसकी अगर हम दूसरी साइड देखें कि बहुत ज़्यादा डिसीजंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुश्किल है डिसीजन लेना। ऑब्वियसली ये इसका कॉन है ही है, लेकिन प्रोज भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व होना, कहीं ना कहीं नसीब वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो को फाउंडर से फ़ायदा ही होता है और चीज़ें बेहतर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर 2 or 3 राइट नाउ और मे बी 4। तो मैं ये चाहूँगा कभी भी जो बढ़ते से बढ़ते चले जाएँ, ताकि अकाउंटेबिलिटी डिवाइड हो गई, डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो गए, काम मेरा डिवाइड हो जाते हैं। यस। अच्छा जैन भाई, अब हम आपके स्टार्टिंग की जर्नी की बात करें तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया इन माय यूनिवर्सिटी टाइम 2018 व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन कॉमसर्च यूनिवर्सिटी। आपकी कोर फील्ड क्या थी? BA, I am a software engineer by education. ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ओके। लेकिन इससे पहले की स्ट्रगल ये थी कि मैंने बोर्डिंग में टाइम गुजारा इन सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर, 2 years in boarding. Then after that I moved from Nawabshah to Islamabad just for education. अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए तो आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? एज ए डेवलपर, एज ए डिज़ाइनर, एज ए या मैं आया था तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि मैं कुछ करूँगा, कोडिंग में जाऊँगा, कुछ काम करूँगा। टू बी ऑनेस्ट इतना पता नहीं था कि हमने क्या करना है और किसी को भी नहीं पता होता। जस्ट गो अराउंड एंड फिगर आउट कि क्या है मार्केट में, क्या चल रहा है। लेकिन आई वॉज फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मुझे ये पता था कि मुझे जो भी चीज़ मार्केट में बिक रही है मुझे वो बेचनी है। आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर कि मुझे यूनिवर्सिटी में फ़ी पे करनी है और चीज़ों को लेकर चलना है। ऑब्वियसली आप घर से दूर हो तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और अब जब आप छोटे शहर से आते हो, एक नवाबशाह, एक स्मॉल टाउन फ्रॉम इन द सिंध, वहाँ से निकल के आप कैपिटल में आ रहे हो और कैपिटल में आप compete कर रहे हो टॉप ब्रेन से और वन ऑफ द बेस्ट IT यूनिवर्सिटी में। तो पहली दफ़ा तो जब मैं आया तो मैंने कहा मेरा तो यहाँ पे सर्वाइवल है ही नहीं। मैं जब देख रहा कि वो कोडिंग के लोग बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, उनको पता है कंप्यूटर के बारे में, मैं तो आए बायो से हूँ। लेकिन वक्त के साथ फिगर आउट किया, आज शुक्र है अल्लाह का यहाँ तक हैं प्रॉब्लम्स को फेस करके। जैन भाई, मोस्टली मैं ये क्वेश्चंस पूछता हूँ CEO से खास तौर पे कि जैसे जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था उस टाइम थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे कि जो आपके साथ थे या जो आपसे अच्छे भी थे, ऐसे ही है। लेकिन वो इस लेवल पे नहीं आ सके, मतलब वो ना अपनी कंपनी में ना सके, वो अभी भी कोई 80,000 1 लाख की जॉब कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस था आप में और उन जैसे लोगों में कि वो वहीं पे रह गए और आपने ग्रो कर लिया? दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये कि अर्ली स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप भागना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप लैब के पास पहुंचेंगे। जब मैं भागने लेट शुरू करूंगा तो ऑब्वियसली मैं दौड़ में पीछे रह जाऊंगा। जब फॉर एग्जांपल मेरे साथ जितने भी लोग थे उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के बाद शुरू किया, मैंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में शुरू किया और मैं कंसिस्टेंट रहा एक ही चीज़ पे, दैट वाज द पिच डेक डिज़ाइन दैट टाइम। और मैंने यूनिवर्सिटी के आखिरी तक पिच डेक डिज़ाइन ही किया और वो पिच डेक डिज़ाइन जो मैं पहले $5 में दे रहा था वो 5 से लेकर वो thousands of dollars तक हमने सेल आउट किया जस्ट विद कंसिस्टेंसी। अगर मैं आज पिच डेक बेच रहा होता, सुबह में ग्राफिक डिज़ाइनर होता, रात को मैं ऑब्वियसली मैंने इस तरह के बहुत सारे लोग देखे जो एक दिन एक महीने उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, 2 मंथ्स बाद वो वीडियो एडिटिंग में, 4 मंथ्स बाद वो डेवलपमेंट में। जो चीज़ आ रही है वो उसमें ही चेंज होते चले जा रहे हैं और वो उनका एक एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में नहीं बन पाया। तो कंसिस्टेंसी इज अ की इन एनीथिंग। नहीं तो जैन भाई आपको क्या लगता है कि जो आज की एरा चल रही है, जिस तरह एआई आता जा रहा है, मतलब हर चीज़ को एआई मतलब खाता जा रहा है, तो एक स्किल पे रिलाई करना मतलब आपको लगता है कि आई थिंक एक चीज़ पे रिलाई करना वर्थ इट नहीं है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक स्किल पे कोई रिलाई कर रहा है दैट शुड बी द सेल्स। कम्युनिकेशन, सेल्स और एआई, अगर आप इन तीनों को मैच करके यूज़ कर सकते हो तो आप आगे कामयाब हो, वरना बहुत मुश्किल है। अच्छा जैन भाई, आज के टाइम पे आपको सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट दे दिया जाए तो हाउ जैन विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्क्रैच? आई विल फिगर आउट फर्स्ट कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है और पेन पॉइंट क्या है, लेकिन स्टार्ट फिर भी मैं सेल से ही करूँगा। आई विल सेल वट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट और उसको बेचूंगा, उसको सीखूंगा, जिस तरह मैंने आज से 10 साल पहले किया था 2018 में, आई गेस 8 years बिफोर। तो उस वक्त मैंने 4 सर्विसेज स्टार्ट की थी, चारों में से मुझे कुछ भी नहीं आता था। जो चीज़ चली उसको मैंने स्केल करना शुरू किया, मैं बेचने में अच्छा था। तो सेम थिंग व्हाट आई विल डू राइट नाउ, जीरो से फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन चल रही है और अगर आज लिंक्सिफाई फॉर एग्जांपल नहीं चला रहा होता मैं, तो मैं जो भी सर्विस चल रही होती उसको लेके बेचता और उसको ऑटोमेट करता चला जाता या फिर काम करवाने पे फोकस करता। जब मैं काम करवाना शुरू करता फंड्स आते और मैं उसको सिस्टम्स को बिल्ड करता। शुड बी द सेम प्रोसेस, लेकिन साथ कंटेंट को भी ऐड कर लेता, अपनी जर्नी बताता किस तरह मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा जैन भाई, सेल को ग्लोरीफाई बहुत किया जाता है। अगर किसी से भी आप बात करेंगे ना, वो हर बंदा आपको यही एडवाइस करेगा कि सेल इज़ द की टू सक्सेस, समझ लें कि, और है भी ऐसा ही। लेकिन इसको मतलब जितना इजी करके कोई एक्सपीरियंस बंदा बता रहा होता है, इतनी इजी तो है नहीं, क्योंकि अगर इतनी इजी होती तो हर बंदा कर लेता। ऐसे ही है, किसी को कन्विंस करना इज नॉट सो इजी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा मतलब स्टार्टिंग करना चाहता है सेल किसी भी, मतलब जिस तरह मैं अपनी स्किल को भेजना चाहता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हाउ कैन आई स्टार्ट? सबसे पहले तो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, आजकल चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते। आई थिंक एग्जीक्यूशन इज अ की। व्हेन आई स्टार्टेड आई थिंक इंग्लिश भी टूटी फूटी होगी उस टाइम पे, पता भी नहीं होगा, लेकिन ये था कि कुछ करना था, जीरो से स्टार्ट किया, बहुत थोड़े पैसों में भी एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको लूज़ नहीं किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज के दौर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको लूज़ कर देते हैं कि मैं उस कैपेबल का, उस कैटेगरी का काम करता हूँ कि मैं बस टॉप नॉच हूँ और उसमें ही जाके मैं बेचूंगा। आप एक लेवल है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ब्रांड आ रहा है, अनटिल वो कोई बहुत प्रीमियम सब ब्रांड नहीं है, अगर कोई ब्रांड आ रहा है तो वो अपने आप को पोजीशन करता है, उस पोजीशनिंग में टाइम लगता है। तो मैं जब एंटर हुआ तो मैंने ये देखा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी एक मिली उसको अवेल किया, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली उसको भी अवेल किया, दोनों को साथ चलाया, तीसरी अपॉर्चुनिटी मिली उसको भी अवेल किया। तो वक्त के साथ चीज़ों को बेहतर किया और लर्निंग को अपनी कंटिन्यू रखा। आज भी हम लर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर वेरी 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 टाइनी एंड स्मॉल कंपनी एंड वी आर अ ग्रोइंग स्टार्टअप। तो लर्निंग इज़ अ की, और कोई भी बना बनाया नहीं आता, ना सेल में, ना ही सिस्टम्स में, ना ही किसी भी टीम के अंदर, ना ही एआई वाले दौर के अंदर। जब भी हम स्टार्ट करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसको हम बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। जो पर्सन खुद को बेहतरीन नहीं बनाना चाहता वो कभी भी आगे नहीं जाता, चाहे वो सेल्स में हो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है। अच्छा जैन भाई, अगर एआई की बात करें, जिस तरह हर बंदा एआई की डिस्कशन तो बहुत कर रहा है, लेकिन एक कंपनी में अगर बात की जाए तो एआई को लेके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हर बंदे को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए लाजमी? आई थिंक एआई तो भी हर जगह आ चुका है और हमें हर जगह इन्वॉल्व करना चाहिए, फ्रॉम कम्युनिकेशन
टू सेल्स टू एवरी डिपार्टमेंट। अभी इस पे आएगा कि सेल्स में बहुत ज़्यादा कहाँ पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन में पार्ट हैं या सेल्स में टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम यही इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं सेल के अंदर भी या क्लोजर से पहले वाली, वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। ऑब्वियसली ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है बहुत जगहों पे, तो जो एआई और ह्यूमन टच को दरमियान में ला के चीज़ समझ गया कि क्या चीज़ मैंने चलानी है, वो कामयाब हो सकता है और होगा भी आगे। जो एआई और इसको साथ लेके चलेगा। और जो बात की आपने कि कहाँ इन्वॉल्व करना चाहिए, हर जगह इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अब जिस तरह आपने बात की, मतलब हम सेल को अगर इतना डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मुझे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे अपनी मतलब जर्नी सेल की स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब अगर मैं अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म्स जो दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से शुरू करें। अब हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरह की सर्विस बिकती है। अब मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ सिंपल वर्ड्स में, सब्जी मंडी में मैं जाकर सब्जी बेचूंगा। अब मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जी बिकेगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी नीच के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म ठीक है। प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे भरे हुए हैं, फाइवर, अपवर्क, टॉपटाल, मल्टीपल तरह के, गुरु, freelancer.com, XYZ। अगर आपको बेचना आता है तो हो सकता है आप नीचे जाके किसी दुकान वाले को भी बेच दो अपनी सर्विस। जिसको नहीं बेचना, जिसने एफर्ट नहीं करनी और जो नहीं बेच सकता, उसके लिए फिर प्रॉब्लम है। और बेचना आना इट्स एन आर्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाय कह लो कि फैमिली मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप सीखते हो। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए कि एक चीज़ आपको बाय फैमिली मिली और आपने उसको सीखा भी, तब आप एस कर जाते हो। अच्छा, अगर आपकी अचीवमेंट्स की बात करें, जिस तरह यू हैव अ फाइवर प्ले बटन, तो इसके पीछे की जर्नी कैसी है? हाँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें फाइवर प्ले बटन मिलेगा भी, या हमने कभी इसके लिए इनिशियली जब मैंने शुरू किया तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था कि $1 मिलियन की कोई ट्रॉफी भी होती है। शायद उस वक्त होती भी हो या नहीं होती हो, लेकिन इसके पीछे थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू आवर कोर डिपार्टमेंट, जो हमारे मैनेजमेंट है, उन्होंने इस तरह एक एक चीज़ को साथ साथ लेके चले कि आज हम यहाँ तक पहुँचे और आगे चल भी रहे हैं। अब बहुत बेहतरीन जा भी रहा है, क्योंकि चीज़ों को इन्वॉल्व करना, जो भी चीज़ आ रही है टेक के अंदर, उसको साथ साथ लेके चलना और ह्यूमन के साथ एआई को इन्वॉल्व करके चीज़ों को स्मूथ करना विद लेस नंबर्स, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आना है। दिस इज़ अ की। अच्छा जैन भाई, अगर अपर लेवल पे बात की जाए, मतलब अगर पाकिस्तान लेवल पे बात की जाए, तो पाकिस्तान इस टाइम आईटी इंडस्ट्री में कितना आगे है? अगर बात की जाए हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से किसी ना किसी जगह पे आईटी इंडस्ट्री में कम्पीट कर रहा है? ब्रूटली नो। क्योंकि जहाँ आईटी इंडस्ट्री चलती थी पहले लोगों से, अभी तो चले एआई आ गया, सारी चीज़ आ गई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। सर्विस वाली इंडस्ट्री जितनी भी है उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं उनसे थोड़े लोग कम्पीट नहीं कर पाते थे, ये पहले था। अब थोड़ी सी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा भी और जा भी रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन पिछले कुछ टाइम का अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे रहे हैं। बूमिंग इंडस्ट्री थी, सब कुछ है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फ़ायदे हैं यहाँ पे इस आईटी इंडस्ट्री में को लेके, बहुत लिवरेजेस हैं जिसकी वजह से हम बूम कर रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता इसमें कोई ऊपर नीचे होगी तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन जो पीछे जो फायरवॉल की वजह से काफ़ी फ्रीलांसर्स की जॉब, वो तो इश्यूज चलते रहते हैं। वो ऐसे इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे। फॉर एग्जांपल इंटरनेट के मसले, इंटरनेट के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के मसले हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को या फिर एजेंसीज को सफ़र करना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी साथ हैं। ऑब्वियसली प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। कहीं टैक्सेशन में लिवरेज है तो फिर सर्विसेज में भी उस तरह लिवरेज है कि वो सर्विसेज नहीं मिल पाती, या हम क्लाइंट्स के साथ जब ज़रूरत है तो कनेक्ट नहीं कर पाते, या दुनिया में सारी शार्क्स पाकिस्तान में अटैक करती हैं, पाकिस्तान की फायरवॉल पे या पाकिस्तान की ऑप्टिक फाइबर पे, जिसकी वजह से हमारे इंटरनेट के मसले चलते रहते हैं। तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है जैन भाई एक सीईओ के लिए कि जिस तरह एक दिन तक उसका कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट परेशान है कि यार बंदा किधर गया। सम पीपल आर सो हैप्पी इन योर कंपनी एंड यू आर सो ट्रबल्ड कि होगा क्या, किस डायरेक्शन में जाना है, अब किस तरह फिगर आउट करना है। ऐसा भी टाइम है व्हेन मी एंड दानियाल वाज वर्किंग, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया। हमारे पास 10 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वी वेंट टू द कैफ़े, हमने वहाँ से कनेक्ट किया बाहर इंटरनेट, और हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं। और ऐसा भी टाइम आया कि वी वर इन समवेयर इन द ट्रैवलिंग,
तो हमने उस ट्रैवलिंग के दरमियान में मीटिंग ली, क्योंकि इंटरनेट के मसले थे हमारे घर पे, तो हम निकल के गए वहाँ से, रास्ते के अंदर ही मीटिंग ली और रास्ते में उसको क्लाइंट को कन्विंस किया कि हाँ ऐसे ऐसे हम आपका मसला सॉल्व करेंगे या कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली ये चीज़, ये पॉइंट जो अभी आपने डिस्कस किया है ना, इसको डीप डिस्कस करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि एक CEO के जो इश्यूज होते हैं ना, वो कोई बंदा नहीं देख रहा होता, लेकिन जो उसकी लाइफ है ना, उससे हर बंदा इंस्पायर हो रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि एज ए CEO कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको मतलब ऊपर वाले लेवल पे ही फेस करनी पड़ जाती हैं कि वो आपकी टीम तक ना वो बात आए, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एक CEO? बहुत सारे ऐसी बातें भी हैं जो हमारे मतलब हमारे लिए बिजनेस में हुई और वो हमारी टीम को आज तक नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली उनको हमने इंटरनली इस तरह रिजॉल्व किया कि वो बात आगे तक ना जाए। और अगर वो शायद बात पता चल भी जाए बहुत सारे लोगों को, तो वो हमारे साथ ना भी चलें या फिर चल नहीं सकते उस वक्त, क्योंकि बिजनेस को सस्टेन करना और इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ लेके चलना कि वो आगे जाएगा और अपने विजन में लोगों को साथ मिलाना, दिस इज़ नॉट अ ईजी थिंग। और फिर उसको दिखाना, उस विजन को प्रूव करना, और प्रूफ के साथ फिर स्लोली उसको ग्रो भी करना, और इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना कि आपके साथ वाले भी ग्रो करें। Our vision was from day one is to grow ourselves with our team. We just don't want to grow ourselves. हम अकेले ग्रो नहीं करना चाहते थे, हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे कि हमारे साथ हमारे साथ वाले जो जितने भी टीम है वो भी साथ ग्रो करे। तो दैट वाज द रीज़न। और आज हमारे पास हमारे इंटर्न से लेकर टीम लीड तक लोग हैं, वो चल रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। सही। तो अगर हम जिस तरह सर्विस इंडस्ट्री की बात की जाए, तो AI ने इसको कितना इफेक्ट किया अभी? आई थिंक 40 to 50% इफेक्ट कर दिया है, और मोर देन दैट कुछ नीचेज में तो कह लें कि हम 70-80%। तो इसका बैकअप प्लान क्या है या आने वाले टाइम में सर्विस अडॉप्ट करें इसको। इसका बेस्ट चीज़ है कि इसको अडॉप्ट करें। जो अडॉप्ट नहीं कर रहा वो पीछे रह रहा है। अगर हम इसको बीइंग एजेंसी, बीइंग फ्रीलांसर या फिर बीइंग हम किसी का भी काम कर रहे हैं, उसमें हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर वही टाइम होगा कि हमें कोई AI ले जाएगा या फिर कोई नया पर्सन आएगा जो 4-5 लोगों की जॉब्स खा के एक एज अ 1% सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा। तो जैक ऑफ ऑल होना आज ज़रूरी हो गया है। तो आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्रीज? काफ़ी कह लें कि डिप्लोमेटिक सवाल है, और ना किसी को इसके बारे में पता है। दुनिया ही फिगर आउट कर रही है अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फ्यूचर उस बंदे का फ्यूचर है जो चीज़ों को अडाप्ट कर रहा है, चीज़ों को लर्न कर रहा है और चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो पर्सन पीछे जा रहा है जो कह रहा है कि मैं ठीक था, मैं ठीक हूँ और मैं जो कर रहा था वो सबसे बेस्ट है। उसके लिए आगे नहीं है, जगह नहीं है। इसमें मैं खुद भी हूँ। अगर मैं खुद भी चीज़ें नहीं सीखूंगा, नई चीज़ों को नहीं लेके आऊँगा, टेक को एज अ लेवरेज लेके नहीं चलूँगा या फिर AI को छोड़ दूंगा और मैं करूँगा सारा काम मुझे खुद करना है, तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो इसी तरह सबके लिए यही एडवाइस है कि AI को अडॉप्ट करें। जो भी टूल आपकी नीश में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको सीखें और उसको अपने प्रोसेस के अंदर ऐड करें। नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस आपको ले जाएगा। ऐसे वैसे आपकी मतलब जिस तरह आपकी भी इतनी बड़ी टीम है, आपने अभी तक कोई ऐसा पर्सन देखा है जो कह रहा होगी यार मतलब मेरा काम AI से बेहतर है या मैं मतलब ठीक है वो पर्सन शायद साथ ही ना हो हमारे। ऐसे लोग देखें, बेहतर हो सकता है काम लोगों का हो, लेकिन उस प्रोसेस को हम जो जर्नी जो एक काम हमने फॉर एग्जांपल कह लें एक प्रोजेक्ट 6 महीने में करना था, वो फॉर एग्जांपल 10 दिन में हो सकता है। क्यों? हमने पीछे वाला सारा प्रोसेस जो था वो थ्रू AI कर लिया, रिसर्च कर ली, XYZ जो काम था वो उनसे करवा लिया। ह्यूमन टच कहाँ पे दिया? अब क्लाइंट की चीज़ें आ गई कि मुझे ये चीज़ इस तरह चाहिए, ये चीज़ इस तरह करनी है, वहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। अब हम AI को भी दे दें, वो चीज़ करवा भी दें, लेकिन मीटिंग में जाके जब रियलिस्टिकली काम करना, वहाँ पे हमें ह्यूमन टच चाहिए। और वो ह्यूमन टच वही समझ सकता है जिसने उस AI को लेके सारा पीछे चीज़ों को ट्रेन किया या फिर उस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो इतनी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है जो एंड पार्ट पे चाहिए ही चाहिए। जो पीछे वाला काम है वो हम AI से यूज़ कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं बैक एंड पे, और हमारे सिस्टम्स में भी बहुत जगह AI इम्प्लीमेंट हुआ है। इवन दो मुझे कुछ चाहिए तो हमारे सिस्टम से मैं जाके फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए XYZ पर्सन का नंबर, ठीक है। अब मैं जाके ढूंढ नहीं रहा अपने डेटाबेस में, मैं अपने एजेंट को कह रहा हूँ मुझे इस बंदे का नंबर निकाल दो, तो वो निकाल देगा। हमारे सिस्टम के अंदर इतना AI इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो मैं खुद भी एजेंट्स यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी सिस्टम में चीज़ें
फाइंड आउट करने के लिए, कोई रिपोर्ट बनाने के लिए, या मल्टीपल जगह पे। अच्छा जैन भाई, मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जिस तरह हम एआई की इतनी बात करते हैं, लेकिन मैंने जनरल लोगों को देखा है मोस्टली 3-4 टूल्स हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, इस तरह के 2-3 जो बेसिक जो सब हर बंदा यूज़ कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मतलब हिडन टूल्स हैं जो एक एजेंसी यूज़ करती है जो कॉमन पर्सन को नहीं पता होता? अच्छा, इसमें ना इट्स नॉट अबाउट टूल्स, इट्स अबाउट योर प्रॉम्प्टिंग और हाउ यू यूज़ दैट टूल। आई थिंक एवरी टूल इज़ गुड, और कोई भी टूल आ रहा है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है, वो हमारे डाटा पे हो रहा है। और हिडन टूल्स भी जो आ रहे हैं वो पिछले डाटा पे आ रहे हैं या फिर वो आगे डाटा पे ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन उस टूल को आप किस तरह यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक ही चीज़ को बोलने के 4 तरीके हैं, अब एक ही प्रॉम्प्ट को मैं 4 तरीके से दूँ, चारों में डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। मेरे ख्याल से पर्सन की कैपेबिलिटी लेवल अच्छा हो तो टूल डजेंट मैटर। और मार्केट में डेली डे बाय डे न्यू टूल्स आ रहे हैं, अब नीश टू नीश वेरी करते हैं वो। तो ये है। अगर मैं टूल्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट की बात करें तो वॉइस में 11 लैब्स आ जाता है, एजन आ जाता है, और इस तरह के मल्टीपल टूल्स आ जाते हैं। लेकिन जिसको यूज़ ही नहीं करना आता, जिसको पता ही नहीं है, जो वो प्रॉम्प्ट इतनी अच्छी नहीं दे पा रहा कि क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए, अगर क्लाइंट खुद वो प्रॉम्प्ट लेके निकलवा रहा है तो फिर वी आर जस्ट सेविंग टाइम इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर में क्या कर रहे होंगे, हम क्लाइंट्स का टाइम बचा रहे हैं, बस उसके लिए हमें क्लाइंट पे कर रहा होगा। सर्विस इंडस्ट्री इज डाइंग, दैट्स व्हाई। तो अभी जिस तरह आपने फ्यूचर की बात की, तो कौन सी ऐसी स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए जो आने वाले टाइम में हम कम्युनिकेशन, सेल्स एंड एआई, कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 skills will ace in the future. That's what I think. I might be wrong, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं। और साथ साथ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि कंटेंट से ही सेल होती है। कोई भी सेल करना चाह रहे हैं हम, ब्रांडिंग, ब्रांड फेस, ब्रांडिंग, कंटेंट, it's a game changer in the future. तो along with these 3 skills. अब जिस तरह कंटेंट क्रिएशन की बात हुई, मतलब बहुत से लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा होता। कंसिस्टेंसी इज की कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में नहीं है। सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है सेल्स करने का। कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी नहीं है, आधे में छोड़ देंगे, इवन वो क्लाइंट से या वो सीखने पे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। एआई में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, पुराने टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आगे वाले नहीं कर रहे, चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी हर चीज़ में चाहिए। अगर मैं पिच डेक बना रहा था उस टाइम में, आज तक मैंने आखिरी अभी तो एरा वो आ गया कि पिच डेक रहा ही नहीं ना, लेकिन जब तक पिच डेक बनाया तब तक ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म होने से पहले हमने बीइंग एजेंसी बन गए थे, स्वैप कर लिया, और स्वैप करने से हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ, लेकिन मैंने वो फील्ड चेंज नहीं की। तभी मैंने वो फील्ड के एज तक गया कि हमने छोटी से छोटी ब्रांड से लेकर बड़े से बड़े ब्रांड को पिच डेक सेल किया, और पिच डेक में हमने अच्छा काम किया। स्टिल अभी भी बड़े ब्रांड्स पिच डेक जो जिनको ह्यूमन टच वाला पिच डेक चाहिए वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जितना आप खुद इतने ज़्यादा स्किल में इन्वॉल्व थे, मतलब आप पैशन था आपका, समझ लें जिस तरह आप बता रहे हैं, तो अब एज ए CEO आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जब आप एक एजेंसी रन कर रहे हैं? अगर मैं कहूँ किसी की भी नहीं, वक्त के साथ आप फिगर आउट करते हैं तो शायद ये ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन और अगर आपने ये सोचा हुआ है मेंटली कि आप CEO बनना चाहते हैं, तो फिर आपको सब कुछ करना आना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए सिस्टम्स क्या होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए सेल्स क्या होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीम में अब मार्केट क्या चल रही है, टेक के बारे में पता होना चाहिए। आगे आपका इतना इंटेलिजेंस लेवल होना चाहिए कि ये सोच सकें आपके, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी मैंने किस तरह डिवाइड करनी है, और उससे मैंने कि चीज़ों को बेहतर कैसे करना है। तो इफ़ एल्स वाली कंडीशंस आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो करना चाहता है वो वक्त के साथ फिगर आउट कर लेता है, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता था। आई नेवर डिड एनी जॉब, आई डोंट हैड एनी एक्सपीरियंस बिफोर दिस एजेंसी, किसी भी जगह मैंने काम नहीं किया, ना ही जो मेरे को फाउंडर उन्होंने काम किया था। तो हमने वक्त के साथ फिगर आउट किया, प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स में साथ स्टिक रहे, मिलके काम किया, चीज़ों को रिजॉल्व किया। और आज भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, और वो टिल डेथ आते ही रहेंगे, हर एजेंसी में आते हैं, भले 500 की हो, भले वो 5000 की हो। प्रॉब्लम्स इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। उस प्रॉब्लम्स को आप किस तरह साइड करके फ़ायदा लेते हैं। अब हमारे लिए तो यही वॉज गेम चेंजर, हमारे लिए यही इस तरह गेम चेंजर हुआ कि एक सर्विस ने डाई किया तो हमने फिगर आउट किया दूसरी सर्विस पे हम जिस मार्केट में हम गए वो पिछली मार्केट से बड़ी मार्केट है। पहले हम 100 रुपये वाली मार्केट में बेच रहे थे तो हमें पता 100 तक आ सकते हैं,
वो मार्केट डेड हुई, अब हम जिस मार्केट में एंटर हुए वो उससे बड़ी मार्केट है, तो उसमें हमारे लिए तो बेहतर ही है और बेहतर हो रहा है और बेहतर भी इंशाल्लाह वक्त के साथ सबके लिए होगा। हमें ये फिगर आउट करना है कि जिस मार्केट में हम छोटी मार्केट्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, तो बड़ी मार्केट्स में हमने एंटर होते जाना है। अगर आप बड़ी मार्केट में एंटर नहीं होंगे तो फिर वो आप बंद हो जाएंगे। अच्छा जैन भाई, एक लास्ट पॉडकास्ट में मैंने सवाल किया था एक ईओ से कि हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर टू स्टार्ट एजेंसी, तो उन्होंने मुझे आंसर किया था ज़ीरो। तो आपको क्या लगता है, आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव? अच्छा, जो लोग शुरू से ही पैसे मांग रहे होते हैं तो उसके दो ही वजूहत हैं। जैसे मैं भी ये कहूँगा कि ज़ीरो, जस्ट बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड वी डोंट हैड मनी बट वी हैड स्किल्स दैट टाइम। तो स्किल्स का होना ज़रूरी है। जब आप खुद अपने पैसे नहीं बना सकते और दूसरा कोई पर्सन आपके ऊपर इन्वॉल्व कर रहा है, तो क्यों इन्वॉल्व करेगा जब आपने खुद पैसे नहीं बनाए? अब मैंने खुद पैसे बनाए, मेरे पास एक एजेंसी या फिर मेरे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट बन गई, तो मैं अपने पैसे को इवॉल्व करके कुछ प्रूफ कर लूँ, फिर मैं दूसरे इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करूँ कि हाँ मैंने ज़ीरो से शुरू किया, मैंने 100 रुपये बना लिए, अब 100 रुपये तुम दो, 200 मिला के इसको 500 करता है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और जिसको खुद कुछ नहीं आता, अब वो किसी से पैसे लेके एजेंसी स्टार्ट कर लो, एजेंसी डूब जाए तो वो उसके घर पहुंच जाएंगे और फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बढ़ते चले जाएंगे। और बहुत सारा इसी तरह रियल एस्टेट में बहुत हो चुका है हमारे साथ कि वो लोगों से पैसे लेके कहते हैं कि हम इसको डबल ट्रिपल करेंगे, और जो कि मार्केट क्रैश करती है और नीचे आ जाते हैं। सेम इसी तरह बहुत सारे लोग आईटी इंडस्ट्री में भी थे जिन्होंने इन्वेस्ट करके और बगैर एक्सपीरियंस के वो शुरू किया और वो एजेंसीज या कंपनीज बंद हो गई। तो इसमें जो मैटर करती है चीज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस, लर्निंग जो आपकी पिछली लाइफ की हुई है। जितने भी हम स्टार्टअप्स देखे हैं पिछले के साथ काम करते हैं, उसमें मोस्टली देखा जाता है टीम और टीम का एक्सपीरियंस क्या था, तब हम उस इन्वेस्टर एंटर होता है। इन्वेस्टर ज़ीरो वाले के पास एंटर ही नहीं होता। तो ये है, ज़ीरो मनी इज नीडेड फॉर एन एजेंसी। यू नीड अ टॉप नॉच स्किल और यू नीड पैशन इन योर इंडस्ट्री। अगर कोई पैशनेट है तो वो कर लेगा। अच्छा, अगर आप बात की जाए आपकी जर्नी में, व्हाट वाज द वर्स्ट केस जो आपके साथ हुआ? वर्स्ट केस कौन सा वाला बताऊँ? वर्स्ट केस बहुत सारे हैं। ऐसा भी टाइम रहा है कि वी नीड टू थिंक हाउ शुड वी प्लान आवर टीम। और सबसे मुश्किल काम शायद जिन लोगों पे आप, जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, उनके साथ उनको सारी ज़िंदगी साथ रखना, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। और किसी को निकालना बहुत मुश्किल है। और जब हमने शायद फर्स्ट फायर किसी को निकाला था तो दैट वाज द वर्स्ट थिंग इन माय ओपिनियन। और लेकिन ये कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, हमने सीखा उससे और किस तरह लोगों को साथ लेके चलना है ये देखा। और फ्रॉम क्लाइंट साइड, जब क्लाइंट ने मैंने क्लाइंट से कमिटमेंट कर दी, प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर दिया, क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया बट मैंने भी किया हुआ था। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक इनिशियल जर्नी। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारे लॉस बेयर करना पड़ता है इन योर दिस एरा, इनिशियल एरा, ताकि आप आगे जा सकें। और बहुत सारे नुकसान ज़िंदगी में ज़रूरी हैं आपके फ़ायदे के लिए। अच्छा जैन भाई, आपने स्टार्ट किया रिमोट कंपनी से, अब आप फिजिकल सेटअप पे मूव हो गए, तो आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द रिमोट और स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल सेटअप? अच्छा, ये भी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, पर्सन टू पर्सन और कंपनीज टू कंपनीज ये वेरी करती है। अब मैं घर बैठ के भी शुरू में काम कर रहा, दैट वाज मोर प्रॉफिटेबल, वी वर मेकिंग मोर मनी, देयर वर मोर प्रॉफिट मार्जिन्स। लेकिन जो चीज़ें आप साथ रह के सीखते हो वो शायद कभी भी रिमोट नहीं सीख पाते, या फिर हमारे पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है कि वो उस तरह हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर कोई पर्सन है जिसको सिर्फ पैसे बनाने हैं और वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, या उसका पैशन है कि वो घूम रहा है और वो सिर्फ पैसे बना के वहाँ से निकलते जा रहा है और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके लिए एक साइड चीज़ है उसका ऑफिस, तो फिर वो रिमोट ही लेके चले, इट्स फाइन। लेकिन हमारे लिए इट्स अ मेन थिंग, वी नीड टू एक्सपैंड एंड वी नीड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो जब हम खुद नहीं सीखेंगे तो हमारी टीम कैसे सीखेगी? टीम भी तब सीखेगी जब 4 लोग मिलकर बैठेंगे, एक चीज़ में मशवरा करेंगे, तो कुछ एक प्रोडक्टिव वो चीज़ होगी। अगर मैं अकेला ही हूँ और मुझे पता है मैं ही ठीक हूँ, तो फिर मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। आई एम द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन इन माई लाइफ अगर मुझे लग रहा है मैं ठीक हूँ। तो चीज़ें आप लोगों से सीखते हो, इन्वायरमेंट से सीखते हो, और अकेले तो कुछ भी नहीं है। अकेले सर्विस वाली दौड़ में तो आप ना भागें, बहुत पीछे रह जाएंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा जैन भाई, जिस तरह
टीम की अगर बात की जाए, टीम में अगर क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो 100 तरह की चीज़ें हैं उनके पास करने के लिए, लेकिन एज ए CEO जब आपके पास क्रिएटिव ब्लॉक आता है तो व्हाट शुड वी डू? ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें बाकियों से डिफरेंट बनाती हैं इन दी एंड, कि हम हर किसी के पास एक पर्सन है रिस्पॉन्स करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आ गया जो अभी मुझे सॉल्व करना है, तो फिर मुझे दिन भी देखना है, मुझे रात भी देखना है। वो दिन है, रात है, जुम्मा है, हफ्ता है या इतवार है, हर दिन हर चीज़ ये चलेगी कि मुझे वो सॉल्व करना है और मुझे कोई बताने वाला नहीं। अब मैं इधर भी जाऊँगा, उस प्रॉब्लम को इस पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा, लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा, इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा, और फिर मैं अपने से बेहतर एक एजेंसी फाइंड आउट करूंगा, उनको देखूंगा उन्होंने कैसे किया था, अच्छा इन्होंने कैसे किया था, ऐसी गलती ना करूं मैं जो दूसरों ने की थी जिससे मुझे लॉस हो सके। तो ये है कि आप फिर नेटवर्किंग वाले साइड पे और मल्टीपल लोगों से सीखते हो, इसलिए ही लोग ज़रूरी हैं और इसलिए ऑन साइड ऑफिस ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग को बेहतर से बेहतर बना लें। तो जो चीज़ आप बेहतर, मेरे ख्याल से अगर ग्रोथ किसी ने करनी है ना, तो दूसरों की गलतियों से सीखे, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। अगर आप अपनी गलती करके सीखते चले जाओगे तो आपकी गलतियां बढ़ जाएंगी, और वो जो पीरियड था ग्रोथ का 10 साल वाला, वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, क्योंकि वो गलती को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। और असल प्रॉब्लम, सही प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। अगर आपने सही प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया तो वो आधा सोल्यूशन है। हो सकता है मैं ऐसी चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो फिर तो एक और मसला बन गया, बिल्कुल, तो एक और प्रॉब्लम मैंने क्रिएट कर दी। तो सही प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्रिएटिव ब्लॉक आता है। जैसे हमें भी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का ब्लॉकेज आता है इनर अपर साइड, तो फिर हम उसको सही प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करते हैं। जब सही प्रॉब्लम मिल जाए फिर सोल्यूशन ढूंढना काफ़ी आसान है। सही है। अच्छा जैन भाई, अगर मुझे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? पैसा, नेटवर्किंग या स्किल? स्किल एंड टू मीट मोर पीपल। पैसा है, अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप लोगों से नहीं मिलते और आपको लगता है आप ही ठीक हो, तो पैसा आप लगा के बहुत नीचे ले आओगे और एट सर्टेन पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही लोगों से मिलते हो और आप ऐसे लोगों में बैठते हो जो ऑलरेडी विनर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी अपनी गेम में बहुत आगे हैं, तो वो आपको जो मशवरा देंगे, अब ऑब्वियसली उनका लॉयल होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लॉयल नहीं है तो आपको गलत मशवरा देगा, लेकिन अगर आप सही लोगों में बैठते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन मैं एक CEO से मिला था, उन्होंने मुझे कहा कि पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट बिकॉज कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है मैं अपने कोई 10-15 इवेंट ऑर्गेनाइज कराऊंगा, जितनी बड़ी नेटवर्किंग है मैं उधर बुला सकता हूँ उन्हें, उसके बाद मैं उनसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ऐसे कौन से टॉप कम्युनिटी वाले हैं जो गरीब हैं? कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। पैसा आता है तो आपकी नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन पैसा किसके पास आता है? जिसके पास स्किल होता है, जिसके पास पैशन होता है, जो कुछ करना चाह रहा होता है। तो अगेन सबसे पहले स्किल आ गया, हम सबसे बॉटम पे रखते हैं स्किल सबसे पहले चाहिए। स्किल आ गई तो फिर पैसा आएगा, पैसा आएगा, नेटवर्किंग ऑटोमेटिक होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन नेटवर्किंग नहीं करते, वो फिर उसी जगह पे रहते हैं, लेकिन फिर वो पैसे को यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी नीचे भी आ जाते हैं, कभी ऊपर भी चले जाते हैं। अगर मैं मेरे पास पैसा है तो मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो मुझसे थोड़े से बेहतर भी हों, या फिर मैं ऐसे लेवल से मिलूं जिन्होंने कुछ गलतियां की हुई अपनी लाइफ में और उनसे सीखा हुआ, तो मैं उनसे सीखूं। मेरी लाइफ में मेरे सारे दोस्त शुरू में मुझसे बड़े थे। अगर मैं अपनी लाइफ को पिछले 8-10 साल में एक्सप्लेन करूं तो मेरी शुरू में जितने भी लोग फ्रेंडशिप रही है या फिर मेरा शुरू वाला टाइम रहा है अर्ली, अपने से बड़े दोस्तों में रहा है। मतलब एज में थोड़ा फैक्टर था और मैंने उनसे सीखा, और वो गलतियां मैंने नहीं की जो उन्होंने की फिर अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हों, फाइनेंसेस को लेके हों, लाइफ की जर्नी को लेके हों। किसी ने कोई नुकसान किया तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ मैंने नुकसान किया, इस स्टॉक में मैंने नुकसान किया, इधर नहीं जाना। तो मैंने शुरू में तो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में गया, ब्लॉकचेन में गया, डेवलपमेंट में गया और डिज़ाइन में गया, लेकिन मैंने जब देख लिया कि मुझे एक चीज़ से पैसा मिला है तो मैंने उसको स्केल करना शुरू किया। तो आपने ये देखना है कि जिस चीज़ में आपको सक्सेस शुरू में मिली उसको आपने स्केल करना शुरू कर दिया, और वो स्केलेबल भी हो दैट टाइम। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल मुझे एक पिच डेक का ऑर्डर मिला और पिच डेक में मैं काम कर रहा हूँ और मैं बोलूँ ये स्केलेबल है, तो इट्स कम्प्लीटली लाई। अब स्केलेबिलिटी ख़त्म हो गई है वहाँ पे। अब हम नई चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो चीज़ें स्केलेबल हैं। वो फॉर एग्जांपल कंटेंट, वो VFX वाली साइड हो गई, या फिर AI ऑटोमेशन वाली साइड हो गई, या फिर आप कह लें कि कोई भी चीज़ ऐसी जो स्केल टॉप लेवल पे जा सकती हो। अब जो AI यूज़ करके चीज़ें हो रही हैं इजीली, जैसे हम कह लें कि कंटेंट राइटिंग ख़त्म हो गया।
अब वो स्केलेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि कंटेंट राइटिंग से मैं एजेंसी बना सकता हूँ या फिर मैं पिच डेक से बहुत बड़ी एजेंसी बना सकता हूँ। दैट्स कंप्लीटली डाई। अच्छा, अगर बात की जाए कंपनी के कोलैप्स की, तो आपको क्या लगता है कि मनी मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से कंपनी में कोलैप आता है या टीम मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से? दोनों वजह से आता है। कोई एक चीज़ कहूँ तो मैं इट वुड बी अ लाई, क्योंकि मनी मैनेजमेंट भी ठीक ना हो तब भी कंपनीज कोलैप्स करती हैं, टीम मैनेजमेंट ठीक ना हो तब भी कंपनीज कोलैप्स करती हैं। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। टीम चलती है मनी से, ऑब्वियसली अगर टीम के पास आप टीम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, उसके पीछे क्या है, या एनवायरनमेंट होगा आपका या फिर आपकी सैलरीज को लेके कुछ चीज़ों को लेके मसले होंगे। और मेकिंग मनी और मैनेजिंग मनी इज अ टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई थिंक मैनेजिंग मनी इज द हार्डेस्ट पार्ट देन मेकिंग मनी, क्योंकि मैनेज करना आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज या फिर सर्टेन अमाउंट आपने जहाँ लगा रहे हैं वो ठीक जगह पे लगा रहे हैं और उससे आपको जो चीज़ आ रही है वो ठीक है या नहीं। तो दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दोनों के बगैर हम नहीं चल सकते। अच्छा जैन भाई, अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव कंपनी के कौन से ऐसे मतलब मेन पार्ट्स होते हैं जिन पे कंपनी स्टेबल होती है? फाइनेंसेस, सिस्टम्स, ऑपरेशंस, टीम, ये 4 चीज़ें हैं। फाइनेंसेस में ऑब्वियसली सेल्स भी आ जाती हैं। तो आपकी टीम से कंपनी बनती है। बेसिकली 2 साइड होते हैं कंपनी के, एक क्लाइंट साइड और एक टीम साइड। आपको पता ही होगा वो दोनों चीज़ें मिलके बनती हैं, लेकिन इसके साथ साथ फाइनेंसेस और सिस्टम्स को इस तरह बैलेंस किया जाए। और 5वीं चीज़ एआई भी होना ज़रूरी है कंपनी के अंदर। वो शुड बी द मेन पिलर। वो यूज़ करते चले जाएं। ऑब्वियसली एआई का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आ गई वो एआई। चीज़ें जिस तरह इवॉल्व हो रही हैं और जिस तरह न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू टूल्स आ रहे हैं, उनको सीखना, उनको साथ लेके चलना और अपने पुराने लोगों में इवॉल्व लाना, वो चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा तुम सारे चले जाओ, नए लोग आ जाएं अभी, क्योंकि नए लोगों ने भी कहीं से सीखा था। तो आप अपने पुराने वालों को सिखाओ ना। वाई यू आर जस्ट चेंजिंग द टीम एवरी टाइम और फिर वो माइंडसेट भी नहीं मैच हो पाता। तो शुड इवॉल्व द स्किल्स इनसाइड योर टीम। इफ समबडी इज नॉट विलिंग टू अचीव दैट थिंग और समबडी इज नॉट विलिंग टू लर्न दैट स्किल, तो फिर आप फैसला करते हो। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से अपनी पुरानी टीम को अपने साथ लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा जैन भाई, अगर बात की जाए एआई को लेके, मतलब आजकल तो हम मुझे लगता है कि एआई का नाम हर जगह पे लिखा हुआ है। हाँ। कोई फ्रीजर भी है ना, उसके भी लास्ट पे एआई, कोई बल्ब भी है, कोई बल्ब पे भी है। तो आप मुझे कोई ऐसी रियल टाइम एग्जांपल दें जिसके बाद आपका वाकई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो एआई को लेके। नोशन एआई, इसको लेके इसके बाद काफ़ी पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हुआ। तो हम भी काफ़ी अनरियलिस्टिक थे इन द बिगिनिंग के एआई मुश्किल तो है, चले आ रहा है, लेकिन हमारी जॉब्स नहीं खाएगा। लेकिन इन दी एंड इट अफेक्टेड अ लॉट इन द डिज़ाइन इंडस्ट्री। लेकिन जो यूज़ कर रहे थे उनको लिवरेज हुआ। आज हम यही वाला काम करके देते हैं क्लाइंट को, तुम एक्सपेंसिव करके देते हैं। ऑब्वियसली वी आर पेइंग मनी फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग टू द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और कंपनी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी चार्ज करेंगे। तो जब हम शुरू में, क्योंकि मैं सेल्स वाली साइड पे था या क्लाइंट वाली साइड पे था, तो जब मीटिंग लेते थे तो सब नोट्स लिखते चले जाएं, फिर ये उसको समझाना, ये उसको समझाना। फिर हमने नोशन एआई यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो नोशन एआई हर लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट करता है, नेक्स्ट स्टेप्स बताता है, और वो नोशन एआई कहीं भी एंटर हो जाता है मीटिंग में। अभी भी मैंने नोशन एआई रखा होता तो वो पॉडकास्ट के बाद बताता मुझे कि नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं और यही हमारी डिस्कशन हुई, दीज वर द मेन पॉइंट्स। तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने पूरा नोशन ही हमारी कंपनी नोशन पे स्टेबल कर दी, थैंक्स टू मिस्टर दानियाल। उन्होंने इस सिस्टम पे काम किया और हमने इस चीज़ को देखने के बाद मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो हम कहते हैं लेट्स वेट, लेट अस फिगर आउट। अगर आपको इसी तरह की चीज़ चाहिए, हम एआई से चेक करते हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ आ गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कि आपने कितनी जल्दी क्लाइंट के पेन पॉइंट को समझा, उसको समझ के आपने रिसर्च की और उसको सॉल्व किया, फिर क्लाइंट को दिखाया, वो कह रहा हाँ यही मेरा प्रॉब्लम था, पे द मनी एंड विल गिव द फाइल्स टू यू। तो ये चीज़ आ चुकी है कि यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर कोई पर्सन अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी है, वो सोचना जानता है, उसका मेंटल कैपेबिलिटी लेवल है और वो एक्सपोजर रखता है इतना कि वो प्रॉब्लम को किसी भी तरह के सॉल्व कर लेगा, तो वो कामयाब है, वो कभी नहीं जरा आएगा जाएगा। लेकिन जैन भाई यहाँ पे ये भी तो है ना कि एआई जितना आपके पास है या जितना आपको मतलब थोड़ा आइडिया हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, क्लाइंट सेक्शन में भी हो रहा होगा उन्हें, ऐसे ही तो
आपको नहीं लगता कि आने वाला टाइम में क्लाइंट ये भी कह सकता है कि यार मैं इतने पैसे क्यों पे करूँ, ये तो यही मतलब मिनट में कर सकता है या इस तरह कर सकता है? कुछ चीज़ों में टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं आज भी वो AI से ही हो रही है और हमारे क्लाइंट्स को भी पता है हम AI से कर रहे हैं. दे आर पेइंग अस जस्ट फॉर अ टाइम एंड वी आर चार्जिंग देम फॉर अ टाइम. फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, अब वो 10 यूट्यूब चैनल्स रन कर रहा है. मैं सिमिलर एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. सही है. 10 यूट्यूब चैनल्स रन कर रहा है, उसके पास 24 घंटे हैं. 24 घंटे में से जो 10 यूट्यूब चैनल से कुछ पैसे बना रहा होगा तो वो अपना काम सारा काम खुद करेगा तो लगाएगा कहाँ पे? ऑब्वियसली एक साइकिल भी तो कंप्लीट होगा ना वो. तो वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए अब मेरे पास पैसे मैं यूज़ नहीं करता वो, तो मेरे लिए आई थिंक वो यूजलेस चीज़ है. बिल्कुल. पैसा यूज़ करना भी वही मैनेजमेंट वाली पार्ट आ गई. तो फिर वो कुछ पार्ट अपना अपने उसी चीज़ पे लगाते हैं कि हम पैसे दे के काम करवाएं, हमारा अपना टाइम फ्री हो रहा है. एक सर्टन लेवल के बाद फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमारा टाइम बहुत कीमती है. शुरू में हमने काम किया, सब कुछ किया, आज शायद जो हम लोगों को पैसे दे रहे हैं टाइम की वजह से दे रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट हमें दे रहा है वो भी टाइम की वजह से दे रहा है. बिल्कुल. तो टाइम इज़ द थिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टाइम के अंदर आपने मैक्सिमम चीज़ सॉल्व करनी है यूजिंग AI. अगर आप वो कर रहे हो तो आप कामयाब हो. तो मतलब क्लाइंट को इस चीज़ से इशू नहीं है कि आप AI यूज़ कर रहे हैं? हमारे क्लाइंट्स कह रहे हैं AI यूज़ करो. वो कह रहे हैं AI यूज़ करो, जल्दी दो, बस फौरन चीज़ चाहिए. जो जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा है वो कामयाब है. जो बस सोचे जा रहा है कि मैं करूँगा 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 और बस किए ही जा रहा है जब तक वेव आके पूरी मार्केट ही चिंज जाती है. फॉर एग्जांपल किसी ने कोई बॉट बनाना था, 6 महीने उसने या फिर 3 महीने लगा दिए स्ट्रैटेजी में. 3 महीने बाद पता चला वो तो बॉट बना हुआ था. 4 महीने बाद पता चला वो नया आ गया. तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि एक चीज़ काम करेगी उसको फौरन से यूटिलाइज करो यूजिंग AI और आप उसको चेक करो. जितनी 2-3 टेस्टिंग कर लोगे आपको पता चल जाएगा कुछ कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है. आप जिसमें बेहतर होगे वो चीज़ चल जाएगी और उस पर उसको आप स्केल करो. तो ये है, एग्जीक्यूशन इज द रियल थिंग इन द फ्यूचर यूजिंग AI. आप भी बार बार यही कर रहे हैं मुझे. हाँ. तो चलें ठीक है. अब किसी ह्यूमन की नीड कभी ख़त्म नहीं होगी. कोई तो पर्सन यूज़ कर रहा होगा ना AI को, तो ह्यूमन की नीड भी कभी ख़त्म नहीं होगी. लेकिन उस ह्यूमन की खत्म हो जाएगी जो AI को जो ऐसा काम कर रहा है जो रोज एक ही काम करता है. अच्छा, अब कोई ऐसा बच्चा जो अभी अपने इंटर के या ग्रेजुएशन के पेपर से फ्री हुआ है, उसे आइडिया नहीं है कि मतलब उसे अभी बिल्कुल जीरो पॉइंट पे खड़ा है, तो आपके पर्सपेक्टिव से आफ्टर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री उसे किस तरह अपना स्टार्ट ज़ीरो से लेना चाहिए? मैं अगर अपनी बात करूं, अगर आज मैं उस टाइम पे होता तो मैं किस तरह स्टार्ट करता, या आज मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं किस तरह करता. मार्केट में हर जगह काम है. अच्छे लोगों की डिमांड आज भी कम्प्लीटली मौजूद है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिमांड ख़त्म हो गई. अगर ऐसा होता तो हम भी यहाँ नहीं बैठे होते और हमारे साथ जो टीम है वो भी नहीं होती. डिमांड है. ऑब्वियसली आपने अपने आप को फ्री करने के लिए अपने जैसे रेप्लिकेट बनाने पड़ते हैं. तो अगर कोई आज शुरू कर रहा है तो वो अपनी कम्युनिकेशन, सेल्स और AI को किस तरह यूज़ किया जाए, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए और उससे जो वो बनाए जो उसको बेहतर, ऑब्वियसली इनिशियली जो सक्सेस मिले उसको अपने ऊपर लगा के एक्सपोजर लेना चाहिए. दीज आर द 4 थिंग्स. 5वीं चीज़ उसके साथ कंटेंट भी बनाए वो. ऑब्वियसली जो पर्सन रियल कंटेंट बना रहा होता है, कंटेंट से बहुत सारे लोगों ने सेल आउट किया. हम भी आज मिले फॉर एग्जांपल कंटेंट की वजह से मिले. हमारी बहुत सारी कंपनीज से जो डिस्कशंस हुई और हमने जो लोगों से सीखा वो कंटेंट की वजह से सीखा और कंटेंट से हमारे बहुत सारे कनेक्शंस बने इन दिस IT मार्केट. तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन को अगर आप रेट करें, क्योंकि अभी जिस तरह आपने खुद ही बताया कि कंटेंट क्रिएशन की वजह से आप बहुत सारे लोगों से मिले, चेंज हुआ, तो आप इसको कितना रेट करेंगे और आप कितना मतलब जोर डाल के कहेंगे कि हर बंदे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी चाहिए? 11 out of 10 का ज़रूर करनी चाहिए. लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. इफ़ यू कैन डू, आपके पास टाइम है, यू शुड डू. वो तो करना चाहिए, उसमें नो है ही नहीं. कंटेंट इज द नेक्स्ट सेल. ओके. क्योंकि अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे, आपको कोई देख नहीं रहा, तो आप बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो उस टाइम पे प्लेटफॉर्म थे, हमने अर्ली टाइम पे स्टार्ट कर लिया, अब तो प्लेटफॉर्म भी डाई होते जा रहे हैं. तो कोई ना कोई विजिबिलिटी तो चाहिए, कुछ बेचने के लिए लोग भी तो चाहिए. वो लोग आपको कहाँ से देखेंगे? आप डिजिटली बेच रहे हैं, आपका काम ही डिजिटल और डिजिटल चैनल नहीं है आपके पास कोई एक्विजिशन के लिए, आपको कोई देखता नहीं है, तो आप पहले खुद को दिखाएंगे, थोड़ा सा मशहूर करेंगे और फिर आप बेचेंगे जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं. अच्छा दानियाल भाई, अगर जिस तरह अभी प्लेटफॉर्म्स की बात की आपने
सेल के लिए अगर आपको रेट करना हो लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर, इन 3 प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप मतलब नंबर 1 रेट करें? फॉर बिगिनर्स आई थिंक जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सारे प्लेटफॉर्म ही बेस्ट हैं, लेकिन मेरे लिए शायद फाइवर ने काम किया तो मैं कहूँगा फाइवर। इट्स सो इजी, इट्स इनबाउंड, लेकिन उस पर इतना आसान नहीं रहा अभी, क्योंकि एक एजेंसी बैठी हुई है तो उसके पास 24 आवर्स टाइमर है। एक फ्रीलांसर है तो वो बेचारा, उसके पास स्पेसिफिक टाइम होगा, और जो पहले रिप्लाई देगा वो मीटिंग बुक करेगा, जो मीटिंग बुक करेगा वो मीटिंग क्लोज करेगा। तो सारी गेम यहाँ रह गई है, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज आता है। तो ये है कि स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन आई विल से टॉप एट फाइवर। अच्छा जैन भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, बट इन द लास्ट व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस डू यू हैव एवर गेट और रिसीव्ड? I received one advice from my father: never miss an opportunity. Every opportunity is a learning. So I think it's the best advice for everyone. Don't miss any opportunity in the AI era. And I would like to give one more advice to the audience. Okay, you should learn how to work with AI. How to work in this era, how to work with AI, and using obviously the human touch. ह्यूमन टच भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको एक के साथ काम करना आना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फ्यूचर में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लें, वरना आप पीछे रह जाएंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, लास्ट पे जिस तरह आपने कहा कि आपको एडवाइस मिली थी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अभी भी जैन के दिल में हो कि यार ये मैं कर लेता ना तो आज कुछ और सिनेरियो होता? कैबिन क्रू में बनना चाहता था, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, देन आई लेफ्ट दैट थिंग इन बिटवीन। तो वो एक छोटा मोटा रिग्रेट है कि मैं शायद दुनिया घूमता अगर मैं सिलेक्ट हो जाता इन द एमिरेट्स पार्ट, और मैंने अप्लाई भी किया था, आई टेस्टेड दैट थिंग, बट दरमियान में वो मैंने छोड़ दिया कि यार फिर भी फैमिली है, वालिद हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव को देख के मैंने वो चीज़ ड्रॉप आउट कर दी। तो ये एक चीज़ है जो आज तक मैं रिग्रेट रहता है। चले, अब आर यू सेटिस्फाइड नाउ विद योर लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तो जो बात है, जो तरीका है, वो तो दैट्स समथिंग डिफरेंट। जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अब बहुत सारे मैंने बड़े बड़े लॉस किए, बड़े बड़े नुकसान किए, लेकिन इन दी एंड पता चला कि फ़ायदा मेरा ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड वेयर आई एम राइट नाउ एंड स्टिल लर्निंग वेयर आई नीड टू गो इन द फ्यूचर। सो थैंक यू जैन भाई फॉर योर टाइम। No problem. और कोई एडवाइस जो आप मुझे भी करना चाहें? कीप गोइंग, और जो कंसिस्टेंसी है उसको प्लीज़ ब्रेक मत कीजिएगा, इंशाल्लाह। एंड यू विल बूम। इंशाल्लाह। थैंक यू जैन। Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।